अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अल्लाह का शुक्र। तो अब आगे की थोड़ी सी तैयारी देखिए ज़रा कैसे करनी है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है कि भाई आपका वक्त पर जो सिलेबस है वो पूरा हो जाए, क्योंकि उसके अंदर फिर ये है कि आप इम्तिहान में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अभी इम्तिहान की कहानी जो है उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है जी, क्योंकि अब इम्तिहान बहुत करीब ही हैं हमारे, और बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं अलग अलग। कोई बच्चा आप में होगा जिसको माशाल्लाह ज़्यादातर अच्छी चीज़ें याद होंगी और थोड़ा बहुत वक्त निकाल के वो पढ़ रहा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने माशाल्लाह से किताब खोली ही नहीं होगी, ठीक है ना। और कुछ बच्चे इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि इम्तिहान शुरू हो जाएं तो इंशाल्लाह 2 या 3 दिन की जो छुट्टियां मिलेंगी उसमें खींच लेंगे सारा। तो अलग अलग बच्चों की अलग अलग कंडीशन है। अब आपकी कंडीशन क्या है वो आप ही बेहतर जानते हैं। हम तो एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर लेते हैं कि हमें अब तैयारी करनी किस तरह से है, पेपर आएगा कैसे, क्योंकि पहली बार आपका पेपर है, आप फर्स्ट टाइम ये पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत पेपर के बारे में जानना ज़रूरी है ना। उससे क्या होगा, थोड़ा सा पेपर के बारे में आप मानुस हो जाएंगे कि हाँ इसमें मुझे पता था कि ये चीज़ें इस तरह से आती हैं। तो ये जो आपका पूरा पेपर है ये 2 हिस्सों में बट गया है। एक 40% आपका टीए में पार्ट था और 60% आपका पेपर का पार्ट है। तो टीए में ये आपने सबमिट कर दिया है, इसमें कोई मसला नहीं है। 40% सिलेबस आपका यानी 8 लेसन इसमें चले गए आपके पास। अब आपके पास जो आपका इम्तिहान है उस इम्तिहान में आपके पास 13 सबक आएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ना 13 लेसन। तो अब आपका जो इम्तिहान है वो 13 सबक के लिए है। पहले मिलाकर पूरे 21 सबक हुआ करते थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत है कि अब आपको सिर्फ 13 सबक तैयार करने हैं। और वो 13 सबक ये हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबक 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20। आप अपनी किताब पे कहीं नोट भी कर लीजिए। कभी आप में से बहुत सारे मासूम बच्चे ऐसे भी होंगे जो तैयारी करने बैठेंगे तो तैयारी करते हुए उनको ये याद ही नहीं होगा कि सबक नंबर 5 हमें पढ़ना ही नहीं था, और वो धड़ाधड़ जब पढ़ रहे होंगे तो सबक नंबर 5 भी पढ़ जाएंगे, जबकि सबक नंबर 5 के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। ये वाले जो सीधे हाथ के सबक हैं सिर्फ इनके क्वेश्चन आएंगे पेपर में, सिर्फ ये वाले। तो आप ये कहीं पर भी नोट कर लीजिए कौन कौन से सबक है जो इम्तिहान में आपको प्रिपेयर करने हैं। कभी आप सोचे सारा करना है, ये वाले नहीं करने। थोड़ा बड़ा कर दीजिए। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको ये सोचा पहले गेम ये बता दें कि है क्या। पता चला उस मैदान में खेल रहे हैं जहां पर खेल ही नहीं होगा तो फिर क्या ही फायदा। तो इन सबक की तरफ अपनी नजर बिल्कुल किताब पे से हटा दीजिएगा। लेसन नंबर 5, 6, 8, 11, 12, 14, 16, इनमें से कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अब ये 13 लेसन बचे हैं आपके पास जिसमें आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है, जब इम्तिहान का टाइम होगा अब हमारी तो आपस में कोई बातचीत हो नहीं पाएगी उस दौरान। तो अमूमन हमारा साथी कौन होगा, हमारा साथी तो हमारी किताब होगी, तो हमें जो भी बुक में नजर आएगा हम वो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन से सबक आ नहीं रहे। जो नहीं आ रहे उनको तो आप सोचे ही नहीं। बताइए बताइए। एग्जाम कब है जी? अक्टूबर के महीने में होगा आपका एग्जाम, यानी अगले महीने में पेपर शुरू हो जाएंगे आपके बीच में ही, ठीक है। अक्टूबर में है। डेट शीट जब आएगी वो आपके साथ शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा जी। अक्टूबर से बस इस महीने में पूरा हो गया सब कुछ आपको इंशाल्लाह। कुछ एक आध सब्जेक्ट होगा जिसके अंदर जरूरत होगी तो उसको अक्टूबर तक खींचेंगे, वरना इंशाल्लाह आपका सितंबर में सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
अब आगे की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये क्लियर कर लेना चाहिए था कि हमें सबक कौन कौन से करने हैं। तो कहानी बच रही है अब 13 सबक की। 13 सबक हमें अपने प्रिपेयर करने हैं फाइनल के एग्जाम के लिए। वो 13 सबक ये हैं जो आपके सामने मैंने बता दिए। जी वालेकुम अस्सलाम। किताबें नहीं पहुंची हैं जी। ये कौन पीडीएफ तो है ना? पीडीएफ है आपके पास? बच्चों की किताबें मोबाइल अलाउ नहीं है जी। नहीं, मोबाइल जो है वो क्लास के बाद तो अलाउ होगा ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके पुराने साथी तो होंगे जो आप उनसे किताब ले करते। हाँ, हमने तो पढ़ाया था पिछली बार कश्मीर के बच्चों को। भाई इनका मसला हल करिए। इंशाल्लाह आज बात कर लेते हैं कि कुछ ना कुछ करके आपके पास कुछ किताबें तो पहुंच जाए जिससे आप मिलजुल के कुछ कर लें तैयार। अगर ज्यादा नहीं भी पहुंच पाए ना, ठीक है ठीक है। चलो, तो ये चीजें सबसे पहले क्लियर कर लो भाई। सबक कौन कौन से पढ़ने में बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिन बेचारे भोले मासूम बच्चों को ये पता ही नहीं होगा हमें पढ़ना क्या है। तो इसलिए इन सबक की तरफ अपनी एक नजर बिल्कुल भी मत करना। ये सारे सबक की लिस्ट है, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, अपने हाथों पे लिख लीजिए, अपने पड़ोसी के कंधे पे लिख लीजिए, कहीं भी लिख लीजिए, भूलने नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो ना ये सबक आ ही नहीं रहे और आप बैठ गए माशाल्लाह पढ़ने फुर्सत से और पता चला पेपर में कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो अब जो 13 सबक बचे हैं उसको हम देखेंगे किस तरह से करना है। अब आते हैं अगली चीज पर, वो है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। भाई इस चीज की मालूमात होनी हमें जरूरी है कि हमारा जो पर्चा आएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरह का होगा। और अच्छी बात क्या होती है, हमें जो बोर्ड होता है वो ये सारी चीजें बताता है, लेकिन हमें क्या होता है कि हमारी तवज्जो उसकी तरफ थोड़ी कम जाती है। तो क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसे होगा वो देखिए। क्वेश्चन पेपर में आपके पास 3 घंटे का वक्त होगा और 100 नंबर का ये पेपर है। बहुत बढ़िया है जी। हाँ जी, 100 नंबर का पेपर है। 100 नंबर में आपके पास ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं और आपको किसी एक पर टिक लगाना होता है कि कौन सा सही है। इसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वेटेज आपको यहां पे दे रखी है, कितने कितने आएंगे। उसके बाद यहां से देखिए आपके पास कुल 20 एमसीक्यू आएंगे। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 आएंगे। ये वाले 4 में से एक सही बताओ, 4 में से एक सही बताओ, इस किस्म के आपके पास 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन यानी 20 नंबर का खेल है इसका पूरा। 20 नंबर दे सकते हैं आपको ये सिर्फ छोटे छोटे से क्वेश्चन। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पास इस साल कुछ चीजें ऐड हुई हैं। वो क्या है? कुछ 15 नंबर के क्वेश्चन और आएंगे। 20 के तो पहले आ गए, 15 के और आएंगे। 15 के क्वेश्चनों में क्या होगा? सही गलत बताइए, एक अल्फाज में आंसर दीजिए। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन और होंगे और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और कुल इनकी वेटेज है 30 नंबर की। तो 1 नंबर के जो एमसीक्यू है वो 20 है आपके पास, जो कि मेरी नजर में अगर बच्चा थोड़ा सही से पढ़कर गया है तो ये एमसीक्यू तो वो बहुत जल्दी कर सकता है। कुछ लिखना नहीं है ना, बस पहला सवाल का आंसर ABCD जो भी आपको अच्छा लगे, मतलब जो भी आपको सही लगे। और दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर 15 क्वेश्चन जो 2 नंबर के होंगे, इसमें क्या है? सही या गलत बताइए, या फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा होगा ब्लैंक होता है उसके अंदर नाम भरना होता है वो। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। 50 नंबर तो यही जुड़ रहे हैं, 50 नंबर यही जुड़ रहे हैं और 50 नंबर मेरे पास होने के लिए बहुत है। 100 में से 50 आ गए, खुशी खुशी पेपर निकल गया आपका। और फिर जो टीएमए है उसके मार्क्स अलग है।
अब अगर हम नीचे की तरफ चलें तो अब हम चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जहां पर हमें अपने आंसर को लिखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट या लॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे VSA लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। VSA का मतलब है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, गालिबन आप 3 लाइन 4 लाइन में अपना आंसर पूरा कर लेंगे। इस किस्म के क्वेश्चन पूरे पेपर में 6 आएंगे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा और 12 नंबर आपको ये क्वेश्चंस देंगे। इसी तरह से कुछ होंगे SA का मतलब है शॉर्ट आंसर। अब ये उससे थोड़े से बड़े हैं, इसमें लिखने का थोड़ा अंदाज चेंज होगा और जो आपका लिखने का कंटेंट है वो लगभग 6, 7, 8 लाइंस तक चला जाएगा। यानी गालिबन 50 से 70 अल्फाजों के अंदर आपको ये अपना जवाब लिखना होगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, इनकी वेटेज है 3 नंबर एक क्वेश्चन का। ये किस्म के जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का एक होगा और टोटली आपको 18 नंबर देंगे। ठीक है जी। लास्ट में आते हैं LA लॉन्ग आंसर। ये है सबसे बड़े क्वेश्चन, इतने बड़े हैं कि अगर ये 4 भी हाथ लग गए तो मजा आ जाएगा। 4 ही हैं वैसे तो, और एक क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर का, तो ये आपको कुल मिलेंगे 20। तो ये 50 नंबर तो ऊपर हो गए और 50 नंबर यहां जुड़ गए, कुल मिला के 100 के साथ बैठ रहा है। हमें थोड़ा ध्यान से काम करना है, इस तरह से करना है कि हमारा कोई भी साथी रह ना जाए। ठीक है जी, हम खुद भी ना रहें और कोई और बच्चा भी रहे नहीं। तो इसके लिए हर बच्चे का पोटेंशियल लेवल अलग अलग होता है। जिसकी तैयारी अच्छी है वो सारा मुकम्मल तौर पे तैयार करके जाए, कहीं कोई कमी ना छोड़े। जिसके हालात थोड़े टाइट है वो थोड़ी सी प्लानिंग करके जाए। मैं आपको भी बताऊंगा कौन से सबक पर कितनी तवज्जो देनी है। तो बहुत आसान है मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर ये 100 में से 40-50 नहीं बन रहे तो बड़ी दिक्कत है। इसका मतलब आपने बिल्कुल फिर किसी ही लेवल की पढ़ाई नहीं करी। मतलब लेक्चर्स आपने लिए हैं लेकिन आपने तवज्जो नहीं दी, और इम्तिहान में भी आपने कुछ पढ़ाई नहीं करी अगर आपके 30, 40, 45 नंबर इसमें नहीं आते। तो इतनी बुरी हालत होने का मतलब है कि बाकायदा आपको मार पीट के जबरदस्ती बिठाया गया है, पढ़ शुरू कर, वरना कुछ नहीं करेगा। तो ये ऐसी कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन तो मुझे लग नहीं रहा, सब अपनी चॉइस से ही आए हैं कि हाँ हमें करना है। तो उस लिहाज से 40-50 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पेपर के पैटर्न में तब्दीली हो गई है। यहाँ पर ये जो तब्दीली आपको मिली है 50 नंबर की, ये बड़ा अच्छा काम कर जाएगी आपके लिए। और नीचे भी अगर ये क्वेश्चन है, अगर आप इसमें से आधे आधे भी अटेम्प्ट कर कर आओगे 50 के 25, तो 75-70 नंबर आपके आ सकते हैं। अब आ जाइए इसके ऊपर, ये वेटेज। उसने ये तक बता दिया आपको कि कौन सा सबक कितने नंबर का आएगा। इससे ज्यादा और बेचारा क्या बताएगा। सिर्फ पेपर तो लाके नहीं दे सकता ना आपको, लो बेटा यही कल कर कर आ जाना, बस ये ले जाओ आज। पूरी ही चीज बता दी, बस इसके अंदर एक ही चीज छुपी हुई है। वो क्या है? क्वेश्चन आपको सवाल नहीं पता, सबक पता है। सबक में से कहां से क्वेश्चन आएगा ये पता है। बस सिर्फ फर्क इतना है, जिस दिन इम्तिहान देने जाएंगे उस दिन आपके सामने वो सवाल खुल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहां पर तैयारी करने का तरीका देखो आप। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ये 12 नंबर का है। ठीक है जी। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये 15 नंबर का है। ये आपका खिदमत का सेक्टर 25 मार्क का है। डिस्ट्रीब्यूशन का 18, कंज्यूमर का 18 और करियर अपॉर्चुनिटीज का 12। ये आपको मार्किंग दे रखी है कि देखो ये सबक इतने इतने नंबर के हैं। मेरी राय ये है कि आप आसान से शुरू करें, आसान से शुरू करें। तो अब हम तैयारी करने बैठ रहे हैं। ठीक है जी। दिल में बहुत मन हो रहा है कि आप थोड़ी सी तैयारी कर ले। तो आप शुरू कैसे करेंगे ये देखिए, बाकी आपकी मर्जी, आप कहीं से भी शुरू करें। मेरे हिसाब से सबसे पहला सबक आपको ये पकड़ना है, नंबर 1 ये है, ये वाला करियर अपॉर्चुनिटीज इन बिजनेस। या बिल्कुल हमने हाल ही में ही सबक पूरा करा है कि आपका करियर क्या होगा कारोबार के लिहाज से। बिल्कुल आखिरी सबक था हमारा ये, बेहतरीन सबक। 12 नंबर मतलब आप समझ नहीं रहे, बहुत अच्छी वेटेज दे दी इसने 12 नंबर में। इतना बड़ा सबक नहीं है जितने नंबर का इसका पेपर है। ठीक है जी। इसके अंदर 2 सबक है, इसके अंदर 2 सबक हैं। ठीक है जी।
उन 2 सबक को मिला के कुल 12 नंबर का हो रहा है। बहुत अच्छा है 12 नंबर 2 सबक के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर एक करियर अपॉर्चुनिटीज था और एक क्वेश्चन ये था कि मैं यानी आप अपने करियर में क्या बनना चाहते हैं, जो हमने सबक शुरू करा था। आसान और सीधा सीधा क्वेश्चन। जब आप लोग ये कर ले 2 सबक, ठीक है जी। अब जब ये आप सबक कर लेंगे, कौन कौन से सबक है मैं बता दूं आपको, ये आखिरी के 2 सबक ही हैं आपकी किताब के अंदर। 21वां सबक मत छेड़िएगा, बस 21वां कोई सबक नहीं है आपके लिए, वो प्रैक्टिकल है। तो ये समझ लीजिए आप। यहां आ जाइए, देखिए ये देखिए, ये नाम भी लिख लीजिए चाहे। ये 19 और 20 जो सबक नंबर है, ये दोनों मिलाकर 12 नंबर के बैठ रहे हैं आपके लिए, दोनों। तो सबसे पहले आप इन दोनों सबक को पकड़ लीजिए और पकड़ के ऐसी बातचीत शुरू करिए इन दोनों सबक से कि ये आपको अपनी सारी बातें बता दे। सेकंड नंबर पे आप जब चलेंगे तो बिल्कुल इसके ही ऊपर वाला सबक आपको पकड़ना है। कौन सा है जी? नाम है मॉड्यूल का कंज्यूमर अवेयरनेस, ठीक है जी, जिसका ताल्लुक सारिफीन से है। और यहां पर आ जाएंगे तो ये भी 2 सबक के अंदर है। और ये आ गया जी 2 सबक 17वां और 18, जिसके अंदर एक सबक में सारिफीन के हुकूक और उसकी जिम्मेदारियां हैं, और दूसरे सबक के अंदर सारिफीन के तहफ्फुज के लिए जो कानून बना था वो है। 18 और 12 30 नंबर हो गए ये जनाब। 30 के 30 पूरे थोड़ी आ जाएंगे हमारे। कोशिश आपको यही करनी है कि इन दोनों में से कुछ ना छूटे, ये 30 नंबर हमारे बिल्कुल सेव हो जाएं। अब उसके बाद जब आप ऊपर चलेंगे तो ये वाली यूनिट कर लीजिएगा पहले, तीसरे नंबर पे ये वाली, क्या नाम है जी? फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कारोबार की अलग अलग तंजीमें। इसमें भी 2 सबक हैं, ये आ गए सबक नंबर 3 और सबक नंबर 4। इंपॉर्टेंट है ये भी काफी। तीसरे नंबर पर आपको पहले इसको करना है। आसान है पढ़ने में और याद करने में भी। तो आपको यहां पर 5 किस्में दे रखी होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटर, तन्हा मिल्कियत, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, बाहिमी सोसाइटी और कंपनी। आपको इन 5 के बारे में क्या करना है? इन 5 की तारीफ के साथ इनकी खुसूसियात पढ़नी है। भाई 5 खुसूसियात इसकी पढ़ ली, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी और 5 ही इसकी खुसूसियात पढ़ के एक लिस्ट बना ली कि देखो ये इनकी खुसूसियात हैं। और खुसूसियात के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया कि इम्तिहान के अंदर जब ये आएगा तो मैं खुसूसियात लिखकर इसके अंदर एक्सप्लेन कर लूंगा, ठीक है जी। तो ये सबक आपको तीसरे नंबर पर अपने लेके चलना है कि 3rd प्लेस पर मैं इस सबक को करूंगा। अब इसके बाद बचे 2, उसके बाद बचे 3, ठीक है जी। अब आप इसके बाद आना चाहो तो पहले वाले पर आ सकते हो, क्योंकि ये निहायत आसान है, छोटा और आसान। 12 नंबर देगा ये भी आपको 4थे नंबर पे। पहला और दूसरा सबक जो कि बहुत आसान सबक है। कारोबार होता क्या है, इंसानी जो सरगर्मियां होती हैं उसमें गैर मईशती और मईशती सरगर्मियां, उनके फर्क बताओ। और कारोबार में, पेशे में और रोजगार में क्या फर्क होता है वो बताओ। सीधी सीधी सी चीजें आराम से आपको मिल जाती हैं, ठीक है जी। 4 नंबर तक हो गए आपके। अब हम क्या करें? अब आप 5वें नंबर पे इसको लेना, इसको एडवर्टाइजिंग और चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबक नंबर 13 और 15। और सबसे आखिर के अंदर आप इस वाले को करेंगे, यानी 6ठे नंबर। ठीक है जी। तो इस तरतीब से आप करें तो थोड़ा ये कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। और अगर इन केस कहीं तैयारी थोड़ी सी इनकम्प्लीट हुई तो जितना पीछे का आपने करा होगा उसके अंदर इंशाल्लाह आपके नंबर अच्छे फिर भी बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? फुल पेपर के अंदर
15 नंबर के क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बनेंगे, वो पता नहीं किसके लिए डिफिकल्ट होंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो डिफिकल्टी नहीं होगी। और 52 नंबर के क्वेश्चन जो है वो एवरेज होंगे। एवरेज में मतलब अगर थोड़ा बच्चा पढ़ बढ़ कर गया है तो वो लिख सकता है। और 33 नंबर के क्वेश्चन भाई साहब इजी है, इजी। और 33 नंबर के क्वेश्चन इजी होने का मतलब है हरी झंडी, क्योंकि 100 में से 33 ही तो निकालने थे पास होने के लिए, तो खुद ही झंडा मिल रहा है कि 33 नंबर का पेपर आसान बनेगा। अब वो 33 नंबर का एक एक नंबर में भी हो सकता है क्वेश्चन, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी और 5 में भी। तो आपको पेपर में 33 नंबर के आसपास का पेपर आसान मिलेगा कि आप अगर सिर्फ पढ़कर गए हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि फेल होने के चांसेस तो है ही नहीं। तो अगर पढ़ाई ना करें, फेल होने के चांसेस का मतलब ये है कि अगर आप, वही वाली बात मैंने आपको बताई, अगर आपने इम्तिहान में भी नहीं पढ़ा और अभी भी कोई तवज्जो नहीं करी तो फिर फेल होने का मतलब बिल्कुल आपने कुछ ही नहीं करा, सिर्फ वक्त को जाया किया है और कुछ नहीं। वरना अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे से भी पढ़कर गए हो, कुछ कुछ सबक आपको याद है, आपने किताब में से भी अच्छे से पढ़ लिया है, तो पास होना मेरे हिसाब से यहाँ मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी कि आपको कि हमसे निकल नहीं पाया पेपर। बल्कि आपको कोशिश अच्छे से अच्छे की करनी है कि 33 तो मिनिमम है, कम से कम में 50 की या 70 की जो रेस है उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करो और अच्छा करने की कोशिश करो। क्योंकि जितना अच्छा आज आप करेंगे आपकी बुनियाद उतनी अच्छी बनेगी, तो आने वाले फिर और इम्तिहानात जिसके अंदर आप आगे और पढ़ना चाहेंगे तो वहां पर आपकी बुनियाद आपके लिए बड़ी काम आएगी। अब आइए मैं आपको एक पेपर की शक्ल दिखाता हूं। इस तरह से ये पेपर आएगा, ठीक है जी। ये भी बोर्ड की तरफ से ही पेपर है कि बच्चों को दिखा दो कि देखो भाई ऐसे पेपर आएगा, डरना मत, हाँ कभी घबराएं। तो इस तरह से हम सैंपल क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर की शक्ल कुछ इस तरह से होगी। 3 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। कुल क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर 51 है, ठीक है जी। सब चीजें सोच समझ के 51 क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर आपके पास आएंगे, ठीक है जी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, कोई क्वेश्चन आपके लिए छोड़ने की इजाजत नहीं है बेटा ये, ठीक है जी। ये सब फर्ज है आपके लिए, छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है जी। और सब क्वेश्चन के आगे उनके नंबर लिखे हुए हैं। जो तरतीब मैंने आपको अभी बताई वही है। 1 से 20 जो क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे वो MCQ होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हो और अपना जल्दी से जवाब 1 का D, B का, सेकंड का B, C, इस तरह से आप जल्दी कर सकते हैं। और थोड़ा आपस में खैर ख्वाही का काम भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों के अंदर। आप खैर ख्वाही मत भूलिएगा बिल्कुल भी, अपने साथियों को छोड़ना नहीं है हमने, ठीक है। वो सब चीजें आप समझ रहे होंगे मेरे इशारे। तो वो खैर ख्वाही इन वाले क्वेश्चनों में बड़े अच्छे से हो सकती है, बाकी क्वेश्चनों में खैर ख्वाही का मामला कम है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 21 से 35 जो 15 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर सही गलत या फिल इन द ब्लैंक्स इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहां तक भी अगर कोई बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर आ गया ये कहकर कि मैंने सिर्फ कुल मिला के 35 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ऐसे 35 क्वेश्चन कर आए कि इंशाल्लाह उम्मीद है एक भी गलत नहीं हुआ, तो समझिए आप बहुत अच्छा पेपर कर आ गए। लेकिन करना पूरा कभी समझो, ठीक है जी। म्यूट कुछ पूछ रहे हैं आप? पेपर इंग्लिश में आएगा सर? नहीं, पेपर आपका उर्दू में आएगा। दरअसल इनके पास सैंपल पेपर उर्दू में है नहीं ना, इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। आपके पास हर लैंग्वेज में आएगा, ठीक है जी। इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों में ही वो बनाते हैं। अब आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको ऐसे बस टेस्ट करा रहा हूं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। अब ये वाला पार्ट शुरू हो गया, कौन सा? 20 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के। तो ऐसे एक क्वेश्चन जैसे हमने हवा में देखा, और मैं आपसे भी आंसर तलब करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो आपने नहीं पढ़ाई करी अभी, मैं तो यही मान रहा हूं, है ना? सही मान रहा हूं ना? माशाल्लाह, मैं बिल्कुल। अभी आपने पढ़ाई कहाँ शुरू करी होगी? अभी तो जरा मसरूफियत चल रही होगी, तो इंशाल्लाह अभी वो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे इम्तिहान के दिन करीब आएंगे तैयारी में खुद ब खुद तेजी आनी शुरू हो जाएगी। बस एक चीज थोड़ी सी सोच कर चलिए कि हमको ये इम्तिहान निकालने हैं, ये आपका मिनिमम टारगेट है।
इतना मिनिमम अपने साथ भी करिए और अपने साथ जो अड़ोस पड़ोस में है उनको भी थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए। होंगे आपके अड़ोस पड़ोस में एक दो बच्चे ऐसे आ रहे, छोड़ो क्या रखा है पढ़ाई में, जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने कुछ नहीं करा, हम क्या कर लेंगे। इस तरीके की बातें करने वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनको शफकत से हाथ फेर के उनको नहीं यार देखो देखो पैसे खर्च हो रहे हैं, हम जान भी लगा रहे हैं, माल भी लगा रहे हैं, अपना वक्त भी दे रहे हैं। अच्छा खासा हम क्लास नहीं ले रहे होते तो सो जाते थोड़ी देर, खाने का वक्त है, फिर इम्तिहान के टाइम पे इतनी सारी किताबें पढ़ना, मेहनत तो देखो हमने करी है तो उसका सिला मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। या फिर मेहनत ही नहीं करते, बिल्कुल सीधी सी बात है, फिर इम्तिहान में उतरना ही नहीं था, आने की जरूरत ही नहीं थी, और अगर उतरे हैं तो अब पूरा काम कर कर ही जाए। तो कम से कम यह है कि हमारे पास 10वीं का अपना अच्छा सा एक सर्टिफिकेट हो जिसके अंदर हम बाकायदा पढ़े लिखों के अंदर काउंटेबल हो कि हाँ जी हम माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। और उसके बाद अगर हमें आगे कुछ भी अपनी पढ़ाई करनी है या आगे जाना है तो उसके अंदर हमारे लिए बड़ी राहत और आसानी होगी कि हम आगे और भी चीजें कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे खुला, मैं आपको इंग्लिश में पढ़ देता हूं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which a single person own, manage and control all the activities of the business। उर्दू में कहें तो इस तरह से कह सकते हैं, वो कारोबार की कौन सी तंजीम है जिसके अंदर कारोबार की सारी एक्टिविटीज एक इंसान संभालता है और कंट्रोल करता है, उसका नाम बताइए। आपकी स्क्रीन पे 4 बड़े नाम दे रखे हैं, तन्हा मिल्कियत, साझेदारी, पार्टनरशिप की एक और किस्म, और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आपका आंसर इसमें से क्या होना चाहिए? कौन सी कारोबार की तंजीम है जिसमें एक शख्स सारे कारोबार को मैनेज और कंट्रोल करता है? बताइए। ए, माशाल्लाह बहुत बढ़िया। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जिसका आंसर है ए, और ये इनके खाते में चढ़ गया 1 नंबर। ठीक है जी। इसी का और वाला पार्ट भी कर लेते हैं, इसी का और वाला पार्ट भी कर लेते हैं जिससे थोड़ा हमारे लिए भी और क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। द बिजनेस विच इज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब आसान की इंतहा होती है ना, वो इंतहा पार हुई हुई है इसमें। वो कौन सा कारोबार है जिसके अंदर जॉइंट हिंदू फैमिली के लोग उस काम को करते हैं? तो बताइए कौन सा वाला होगा? साझेदारी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। बी। खुद नाम से ही पता चल गया कि वो कौन से मेंबर है जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस करते हैं। उस बिजनेस का नाम है द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस तरह से पहले क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस मिली। ये चॉइस आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप दूसरे क्वेश्चन को ऑप्ट करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, और वैसे हाल ही में हमने सबक किया है। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द राइट ऑफ अ कंज्यूमर डू नॉट इंक्लूड, इनमें से सारिफीन तहफ्फुज कानून के मुताबिक कौन सा राइट, कौन सा हुकूक हमें नहीं मिला है? तो यहां 4 नाम लिखे हुए हैं, इसमें से एक हक है जो कंज्यूमर को नहीं मिला कानून के तहत। पहला है सेफ्टी का कानून, दूसरा चुनने का कानून, तीसरा प्रेजेंट करने का कानून, और चौथा हमें जानकारी हासिल करने का कानून। कौन सा कानून है जो हमें तहफ्फुज के कानून में नहीं मिला? इशारे बिल्कुल समझ पा रहा हूं मैं इनके, किसी के इशारे 3 हैं और किसी के इशारे 4 हैं। सी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इसका आंसर है सी, बिल्कुल। ये राइट है ही नहीं। कितने राइट थे? कुल हमें 6 हुकूक बताए गए हैं कंज्यूमर के। कंज्यूमर के 6 हुकूक: चुनने का अधिकार, सेफ्टी का अधिकार, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन का अधिकार, अगर कोई हादसा हो जाए तो उसकी भरपाई का अधिकार, कंज्यूमर को अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियों का पता हो उसका खुद का अधिकार। ये सारे अधिकार मिला के कुल 6 हैं, जिसमें से ये कोई राइट है ही नहीं, प्रेजेंट करने वाला कोई राइट है नहीं। ठीक है जी। इस तरह से ये 1 नंबर और बढ़ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी और मदरसे को मौका देंगे। इन्होंने दोनों जवाब दिए हैं, इस तरह से तो सिर्फ इनका ही मदरसा पास हो पाएगा।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आसान है, द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। आपको पता है इश्तिहार किसे बोलते हैं? हाँ जी, लगभग सबको पता है, इश्तिहार, पोस्टर लगवाना, टीवी में ऐड चलाना, सारी किस्में हैं। इनमें से चार में से कौन सा काम है जो इश्तिहार नहीं करता? नहीं करता, नॉट है, नॉट, ध्यान से पढ़ना, जज्बात में मत आना क्वेश्चन के अंदर। नॉट, कौन सा काम इश्तिहार नहीं करते? पहला नाम पढ़ रहा हूं मैं, ये लोगों को जानकारी देते हैं, ये कंपनी की इमेज को बनाते हैं, ये लोगों को परसुएड करते हैं खरीदने पर, या ये कीमत बताते हैं। कौन सी चीज है जो इश्तिहार नहीं करता काम? जल्दी से बताओ अपना जवाब, इन चार में से कौन सा है? भाई एक होके बताओ। ये चौथा कह रहे हैं, पीछे भी चौथे की आवाज है। सबसे आखिर में क्या बोल रहे हैं? आखिरी वाली लाइन वाले, आप ही की मदरसे में आखिरी वाली लाइन जो बैठी हुई है। हाँ, चार ही बोल रहे हैं, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो आपको, एक नंबर और यहां मिल जाता है। इश्तिहार का काम प्राइसिंग है ही नहीं। इश्तिहार का काम है क्या? लोगों को इंफॉर्मेशन देना, हाँ जी हो गया। कंपनी की इमेज बनाना, सबसे बड़ा काम तो इश्तिहार का यही है। बिना इश्तिहार के तो हमें लगता है इसकी कोई शक्ल ही नहीं होगी बेचारे की। और परसुएशन का मतलब क्या होता है? लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, जिससे वो लोग खरीदें। अगला क्वेश्चन लीगल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर है। इस क्वेश्चन को मैं अभी इसलिए डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर सन की कैद आ गई, और यहां पर आपको क्या होगा, इस सबक के अंदर जाके मैंने आपको बताया भी था कि कंज्यूमर के लिए बहुत सारे कानून बने थे, उस कानून के तहत उसमें कानून का सन याद करना जरूरी है। तो इस वाले क्वेश्चन को अभी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपने अभी ये सबक पढ़ा नहीं है, बाकी अगर आप में से कोई बताएगा तो बात अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नॉट पर्टेन टू लीगल प्रोटेक्शन फॉर कंज्यूमर? इनमें से कौन सा कानून ऐसा है जो कंज्यूमर के लिए प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा? कौन सा कानून ऐसा है जो प्रोटेक्शन का काम नहीं करेगा, वो आपको इसमें बताना हो सकता है। एक है सेल ऑफ गुड एक्ट, सामान को बेचने का कानून। द ट्रेड मार्क एक्ट, ट्रेड मार्क मतलब आपको पता ही होगा, जब आप कोई सामान बनाते हो या कोई तकनीक का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि वो आपकी टेक्निक है और कोई और उसका इस्तेमाल ना करे, तो उसके लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ट्रेडमार्क सुना होगा आपने, अपने नाम के लिए हम ट्रेडमार्क लेते हैं क्योंकि कल को कोई ये चीज ले ना ले, तो ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, यानी आपस में कंपनी का एक दूसरे के साथ मुकाबला करना, तो ये लीगल प्रोटेक्शन के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है जी, कंज्यूमर के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा आप में से देखते हैं कौन जवाब दे पाएगा। While moving on road, Mr. XYZ saw large board placed on iron frames or rooftop or walls. आप एक रास्ते से जा रहे थे और जाते हुए आपने रोड पर कुछ बड़े बड़े बोर्ड देखे, बड़े बड़े बोर्ड जो आयरन के फ्रेम, लोहे के फ्रेम पर बने हुए थे, कुछ घरों के रूफ टॉप पर यानी छतों पर लगे हुए थे, दीवारों पर चिपके हुए थे, और अमूमन आपने देखा होगा रोड से जब आप गुजरते हैं तो बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर लगे होते। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। कह रहा है ये बताइए ये एडवर्टाइजिंग का कौन सा तरीका है, ये इश्तिहार का कौन सा तरीका है? पोस्टर कहेंगे इसको, वेहिकुलर डिस्प्ले यानी गाड़ियों पर लगाया गया सामान वो कहेंगे, इसको होर्डिंग कहेंगे, या इसको कुछ नहीं कहेंगे? अगला जवाब आपका। आपने रोडों पर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर लगे हुए देखे हैं, जो फ्रेमों के अंदर लगे हुए होते हैं, बहुत सारे मकानों पर लगे होते हैं, बहुत सारे घरों की छतों पर लगे होते हैं, और आप दूर से देख के पहचानते हो ये नाम अच्छा यहां पर है। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट उनकी होती है। ये कौन सा तरीका है इन चारों में से? पहला, फर्स्ट, पहला मत कहो भैया, पहला मत कहो, पीछे वाले भी पहला ही कह रहे हैं। ना 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 ना, पहला नहीं हो सकता। पोस्टर बताओ क्या होता है, चलो तुम ही बताओ। नहीं नहीं, पहले इनको पीछे वाले को लो, पीछे वाले को लो।
जो पीछे वाला। हाँ आप बताओ बेटा, पोस्टर किसे कहते हैं? आप बताओ, चलो मुझे, पोस्टर किसे कहते हैं? पोस्टर कभी कभी पोस्टर आपने लोहे के फ्रेम पे लगे हुए देखे हैं पोस्टर? भाई मदरसे के पोस्टर लगते हैं, दाखिला शुरू होने वाला है तो पोस्टर अमूमन हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे, वो खुद ही पोस्टर लगाते हैं मदरसे के, तो आपने पोस्टर लगाए भी होंगे या देखे होंगे। तो पोस्टर तो वो कागजी होते हैं जिनके ऊपर चेपिया लगाते हैं हम या लई लगाकर उनको दीवारों पे चिपकाते हैं। ये कह रहा है भैया बहुत बड़ी 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 डिस्प्ले हैं और इनको हमने बकायदा फ्रेम के अंदर लगाकर चिपकवाया है। हाँ अब इशारों में तब्दीलियां हुई हैं। हाँ तीसरा है इसका आंसर, इसको होर्डिंग्स कहते हैं। अब मिलेगा एक नंबर, इसको कहते हैं होर्डिंग्स। हाँ जी, पोस्टर नहीं है। पोस्टर तो यार, पोस्टर लगाने के लिए आपको कोई आयरन के फ्रेम की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो बस चिपकाने के लिए आपको ग्लू चाहिए और आपने जगह जगह दीवारों पर, मकानों पर, सब जगह फैला दिया आपने। ये तो बड़ी होर्डिंग है जिसके अंदर वो लिखा हुआ है, ये रूफ पर और वॉल्स पर लगाई जाती है फ्रेम्स के अंदर बनाकर। दूसरा पॉइंट था वेहिकुलर डिस्प्ले, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहां पर खुसूसन लिखा हुआ है ये गाड़ी पर लगाए जाते हैं, जैसे ट्रक के पीछे लगा दिए, बसों के साइडों में लगा दिए, ये इस तरह से होते हैं। तो ये भी नहीं हुआ, पोस्टर भी नहीं हुआ, तो आपका आंसर हो गया होर्डिंग। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सही है। When you buy a product with a new brand name on the basis of an advertisement claiming best quality and then find it defective, it कहता है reverse हुआ। थोड़ा सा क्वेश्चन है, उर्दू के अंदर बात करें तो इस तरह से कह रहा है, अगर आपने किसी कंपनी का, किसी नई कंपनी का कोई सामान खरीदा है, न्यू ब्रांड नेम, ठीक है जी, और वो सामान आपने खरीदा है इसकी बुनियाद पर, इश्तिहार की बुनियाद पर, कि वो इश्तिहार में आपसे कह रहा था ये जबरदस्त क्वालिटी का सामान है, एक बार इस्तेमाल करेंगे हर बार आपका मन चाहेगा इसी को इस्तेमाल करने का, इस तरह से वो आपको एडवर्टीजमेंट में जज्बात जाहिर कर रहा था, जिसकी वजह से आपको लगा ये बेस्ट क्वालिटी का सामान होगा, लेकिन उसमें निकल आया कोई डिफेक्ट, उसमें आ गई कोई कमी। तो कह रहा है बताइए ये कैसा केस है एडवर्टीजमेंट का, इसको क्या कहेंगे? अच्छा एडवर्टीजमेंट, अनट्रू एडवर्टीजमेंट, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अनफेयर एडवर्टीजमेंट, इसके लिए क्या अल्फाज का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? उसने ऐड में आपको बड़ी जबरदस्त चीजें दिखाई कि ये है और वो है और ऐसा हो जाएगा और यूं हो जाएगा, सब कुछ तब्दील हो जाएगा, आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आ जाएंगे, और आपने खाना शुरू करा, खूब खाया खूब खाया खूब खाया और जिंदगी बदन हो गई जो था वो और डूब गया, डिफेक्ट आ गया प्रोडक्ट के अंदर। तो आंसर क्या है? इशारा कर रहे हैं ये चौथा। तीन बच्चे, दो कह रहे हैं तीसरा और एक कह रहे हैं चौथा। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, और किसी से पूछते हैं। सही है सही है, देखते हैं। 3 और चाय के राह। अच्छा, यहां पर एक साथी हमारे इशारा कर रहे हैं 3 और बाकी सब सोच रहे हैं कि ये ही बताएगा, हम तो कुछ नहीं कहेंगे। कौन सा 3 नंबर कह के 4 कह रहे हैं आप? तो 4 ही कह रहे हैं। चौथे पे नाम लिखा हुआ है अनफेयर एडवर्टीजमेंट। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्फाज के ऊपर ही खेला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो चीज दिखाई गई वो दी नहीं गई और उसके अंदर डिफेक्ट था, इसको कहा जाएगा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। तो आंसर सही है सी, यानी आपको गलत वलगलाया गया और आपको बताया गया एडवर्टीजमेंट के ऐसा ऐसा होगा, लेकिन वो चीज नहीं निकली क्योंकि उसमें क्या निकल गई? कोई कमी। तो यहां पर अल्फाज होगा मिसलीडिंग, और आपको उर्दू के अंदर और आसानी से चीज समझ में शायद आ जाती। बहुत ही आसान क्वेश्चन है 7वां, बहुत ही आसान, कोई भी बता देगा। कि अगर आपको याद होगा कि कंज्यूमर कोर्ट के लिए मैंने आपको बताया था 3 कोर्ट्स होते हैं, 3 फोरम होती हैं, एक जिले की, फिर स्टेट की और फिर नेशनल की, ये 3 जगहें हैं। वो कह रहा है एन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन बी फाइल्ड बिफोर द। स्टेट कमीशन में ऑर्डर फाइल करने से पहले आप कहां पर अपना ऑर्डर फाइल करोगे? तो स्टेट से पहले आप कहां करोगे? जी, अगर आपको स्टेट कमीशन के अगेंस्ट ऑर्डर फाइल करना है तो आप कहां करोगे?
4 वे में बोल रहे हैं तो स्टेट कमीशन के फैसले के खिलाफ। ध्यान से देखो, समझ के, थोड़ा समझ के। स्टेट के ऑर्डर के खिलाफ कर रहे हैं आप, तो उसके अगर आप खिलाफ जाएंगे तो कहां जाएंगे, वो है। हाँ, स्टेट के खिलाफ जाएंगे तो कहां जाएंगे, पहले नंबर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे आप। सबसे पहले हो गया डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, और स्टेट के बाद हो गया नेशनल। तो इसने आपको कुछ ऑर्डर दिया और अब आप इसके ऑर्डर से सहमत नहीं हैं, तो आप इसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहां पर करेंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, इससे कूदकर तो आप इसमें आए हैं, अगर इसके ऑर्डर से आप सहमत नहीं है तो इसमें वापस छोड़े जाएंगे, वो कहेगा भागो यहां से। तो अब अगर आप इसके ऑर्डर से सहमत नहीं है तो मेरे भाई साहब आपको इस वाले में अपनी अपील डालनी पड़ेगी। यहां से भी सहमत नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से भी सहमत नहीं है तो फिर हो सकता है मुल्क से ही भगा दें आपको, कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हें नहीं मिलेगा, इंसाफ इंसाफ, निकलो। तो डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट, स्टेट के बाद नेशनल। तो अगर आप स्टेट कमीशन के अगेंस्ट ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आपको वो डालना पड़ेगा नेशनल कमीशन में। नवे क्वेश्चन का जवाब कौन बता पाएगा? आसान आसान क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। वो कारोबार की कौन सी तंजीम है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में मिलकर अपने मुनाफे को बांटते हैं? कौन सा कारोबार होता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं। हाँ बिल्कुल खूबसूरत, पहले पे जवाब बिल्कुल सीधा सीधा, साझेदारी यानी पार्टनरशिप। तो 2 या 2 से ज्यादा लोग जब आपस में मिलकर अपने मुनाफे को और अपने कामों को बांटते हैं उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन इसी के और में है, आसान है। विच बिजनेस इज इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप। कौन सा काम इनमें ऐसा है जो जल्दी खोला जा सकता है और यूं ही बंद हो जाएगा? कौन से कारोबार की खुसूसियत इसमें सबसे ज्यादा है ये, कि उसको आराम से बनाया जा सकता है और जल्दी उसको बंद किया जा सकता है? बहुत खूबसूरत, अकेले ही भारी पड़े हैं ये अपने जवाब के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप का जवाब दिया इन्होंने और बिल्कुल ठीक जवाब है। चारों कारोबार में, बल्कि 5 तंजीमों में सबसे ज्यादा जल्दी बनने वाला और सबसे ज्यादा जल्दी खत्म होने वाला कारोबार सोल प्रोप्राइटरशिप है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी सारिफिन का तहफ्फुज का जो कानून है वो किसके खिलाफ बनाया गया? पॉइंट नंबर 1, मिलावटी सामान के लिए। दूसरा, डुप्लीकेट सामान के लिए। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग वाले सामान के लिए। या चौथा, ए और बी दोनों। तो जो आपने कंज्यूमर के तहफ्फुज का कानून बनाया वो किसके खिलाफ बनाया है? बिल्कुल सही इशारा देते हुए ऑप्शन नंबर 4, जिसमें ए और बी दोनों आएंगे। ये कानून मिलावट के भी खिलाफ है और डुप्लीकेट के भी खिलाफ है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो आप करो कितनी भी करो। अगला क्वेश्चन अगर आप में से कोई तुक्का लगा पाए, कंज्यूमर एक्ट के कानून के तहत गवर्नमेंट ने एक पावर दी है किसी कमोडिटी को, किसी भी अशिया को, कि वो लोगों के लिए एसेंशियल है यानी जरूरी है। ये कौन से कानून के अंदर उसने लिखा था कि सरकार कह रही है ये जरूरी चीज है, सरकार आपको पावर देगी उसकी? तो इनमें से वो कौन सा कानून है जो आपको ये बताता है? पहले कानून का नाम है वेट और मेजर यानी मापने और तोलने का काम। दूसरा, BIS एक्ट 1986। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज। और चौथा, कंज्यूमर के तहफ्फुज का कानून। आपको इसका आंसर इसी क्वेश्चन में मिल रहा है। अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो क्वेश्चन में ही आंसर है। इशारा बिल्कुल 3 की तरफ, समझदार को इशारा काफी, और इसी के साथ 1 नंबर आपके खाते में। कैसे पता चला? यहां पे खुद ही लिखा हुआ है कि वो कौन सी अशिया है जिनको एसेंशियल लिखा है पब्लिक के लिए। तो एसेंशियल का मतलब ही एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, यानी वो चीजें जो लोगों के लिए जरूरी हैं, जरूरत की चीजें।
अगला 14वां क्वेश्चन एक बार यूं ही हवा में देख लेते हैं। An occupation with which opportunity for advancement or promotion can be availed of in life is known as। इनमें से कौन सा कारोबार, इनमें से कौन सा पेशा या कौन सी चीज ऐसी है जिसके अंदर आपको आने वाले वक्त के अंदर प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज यानी करियर में और बढ़ने का काम मिलेगा, उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, करियर, वेज एम्प्लॉयमेंट या सब? वो कौन सी चीज है जिसके अंदर आपको प्रमोशन और आगे तरक्की की शक्लें नजर आएंगी अपनी जिंदगी में? इसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, करियर, वेज एम्प्लॉयमेंट या ऑल? क्या कहेंगे? वेज एम्प्लॉयमेंट आप समझ रहे हो किसी के लिए काम करना, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद अपना ही कुछ काम करना। तो ये ऑक्यूपेशन जो आपको अपॉर्चुनिटीज देता है आगे तरक्की करने की और प्रमोशन करने की, अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ो, इसको करियर कहते हैं। करियर कहते हैं, यही डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन छोटा सा है, जल्दी से आप में से कोई बता दीजिए। आपने कंप्यूटर खोला और इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आज मिल जाती है विद इन अ सेकेंड, तो इस मेथड को आप क्या कहोगे? ये कौन सा तरीका है एडवर्टीजमेंट का जिसके अंदर कंप्यूटर पर बैठकर आपको इंटरनेट के जरिए हजारों चीजें नजर आ जाती हैं इंफॉर्मेशन की शक्ल में? इसको आप एडवर्टीजमेंट का कौन सा तरीका कहोगे? इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो या अदर मीडियम? नाम से पता चल रहा है इंटरनेट एडवर्टीजमेंट। लड़ाई हो रही है बच्चों में। 16वां क्वेश्चन जल्दी से कोई बता दे। वो रोजगार की कौन सी शक्ल है जिसके अंदर आप दूसरों के लिए काम करते हो और बदले में आपको पगार मिलती है? वेज एम्प्लॉयमेंट यानी टू, जिसके अंदर हम दूसरों के लिए काम करते हैं और हमें उस पर पगार मिलती है। अगला क्वेश्चन फिर यूं ही मजाकिया क्वेश्चन है, छोटा सा, यूं आप कर लेंगे। उसको क्या कहते हैं जो कोई इंसान किसी सरगर्मी के अंदर लगा होता है और वो खुद ही काम करता है? हिज ओन, वो खुद से काम करता है। ऑन हिज, कौन सा तरीका है? ए एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, कोई इंसान किसी सरगर्मी में है, टू ऑन हिज ओन, टू अर्न हिज लाइवलीहुड यानी अपने रहने के लिए खुद से ही वो काम करता है। बी पार्ट। ये क्वेश्चन पेपर में कई मर्तबा हमें देखने को मिला है, आखिरी क्वेश्चन है लगभग ये हमारा। ये क्वेश्चन हमें कई मर्तबा पेपर में देखने को मिला है। करियर प्लानिंग का मतलब क्या है? जो कि मैंने आपको बताया आखिर के सबकों के अंदर एक सबक भी है करियर प्लानिंग। तो आप करियर प्लानिंग से क्या मतलब समझते हैं? जैसे नया कारोबार शुरू करना, ठीक है जी, और सोचना करियर के बारे में, इसमें सही क्या है और गलत क्या है। नई नौकरी ज्वाइन कर लेना, या मेकिंग एडजस्टमेंट विद द करियर, करियर के साथ कुछ एडजस्टमेंट करना। आपके हिसाब से करियर की प्लानिंग करने का मतलब क्या है? नया कारोबार शुरू करना, नई नौकरी शुरू करना, करियर के बारे में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव सोचना, और चौथा कि करियर को लेके एडजस्टमेंट करना, ये होगा नहीं, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। क्या होगा आपके हिसाब से? जवाब में 2 आ रहा है और 2 बिल्कुल ठीक है। करियर प्लानिंग का मतलब ही ये है कि करियर को लेके ये देखना कि मेरे लिए क्या क्या बेहतर है और क्या क्या बेहतर नहीं है। आखिरी क्वेश्चन ये वाला और कर लीजिए, बस मन नहीं भर रहा आपके क्वेश्चन कराने का, लेकिन आखिरी है, मजबूरी है, तो आखिरी क्वेश्चन और देख लीजिए। जो इसका जवाब देगा तो अच्छी बात है, देगा तो देगा। ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन, डैश इज द स्टैंडर्ड मार्क ऑन ज्वेलरी। ज्वेलरी के ऊपर इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड मार्क लगा होता है? जल्दी से इशारे से बताइए। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ज्वेलरी खरीदने से पहले आपको कौन सा मार्का देखना है। 4 मार्के लिखे हुए यहाँ पे, जल्दी से। सोना खरीदने से पहले आपको कौन सा मार्क देखना है जिससे पता चलेगा ये सोना प्योर है, बिल्कुल गोल्ड ही गोल्ड है, इसमें पानी नहीं है। ISI हॉलमार्क, बिल्कुल कहीं पे लिख लीजिए। सोना खरीदने से पहले हमें ये निशान देखना है जिसका नाम है हॉलमार्क। ये प्योरिटी का निशान है जिससे आपको पता चलेगा आपका गोल्ड प्योर है।
इसी के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और आपसे अब दरख्वास्त है, जो आपको तरतीब बताई गई है उस तरतीब के मुताबिक आप अपने क्वेश्चन तैयार कर कर आएंगे। अगली क्लास के अंदर सारे मदरसे वाले बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। क्या फरमा रहे हैं? पीडीएफ, ठीक है ठीक है ठीक है, ये पीडीएफ ठीक है जी, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।